हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं में कोशिका जीवन की इकाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत में गुणसूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम। इससे पहले हम केंद्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप केंद्रक का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो सबसे पहले गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। तो आज हम गुणसूत्र का संपूर्ण बातों को यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है खोजकर्ता। गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? स्ट्रासबर्गर 1875 में इन्होंने खोज की है। और गुणसूत्र का जो नामकरण है, गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1988 में किया। तो एक एक चीजों को आपको नोट करते जाना है। खोजकर्ता कौन है? स्ट्रासबर्गर 1875, आपके पाठ्य पुस्तक में भी मिल जाएगा। नामकरण, गुणसूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, गुणसूत्र नाम का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1988 में किया। इसको भी याद रखेंगे। आकारिकी, जो गुणसूत्र है उसकी आकारिकी का वर्णन हिट्ज 1935, कोआडा 1939 और गिटलर 1940, लॉफमैन 1948। इन्होंने क्या किया? आकारिकी का वर्णन किया। जो गुणसूत्र है उसकी आकारिकी के बारे में उन्होंने बताया। अब हम आते हैं गुणसूत्र की संख्या पर कि देखिए गुणसूत्र सभी जीवों में कितने कितने पाए जाते हैं। इस बात को सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि गुणसूत्र सभी जीव जंतुओं पादपों में एक ही पाया जाता है, एक ही संख्या में पाया जाता है या फिर अलग अलग पाया जाता है। तो यहां पर हम जानेंगे कि कैसे होता है। देखिए किसी भी जीव में, किसी भी पादप में, किसी जाति में, किसी जाति विशेष में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होगी, लेकिन जाति से अलग प्रजाति हो सकता है या फिर दूसरी जाति बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक ही जाति में तो गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, लेकिन दूसरी जाति में, दूसरे जीव में, दूसरे पादपों में गुणसूत्र की संख्या भिन्न भिन्न होगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो होमोसेपियंस है, ह्यूमन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ह्यूमन में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कितने? 23 जोड़ा के रूप में होती है। कितना? 23 जोड़ा के रूप में। कितने गुणसूत्र ह्यूमन में? 46 गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ा के रूप में। तो 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा गुणसूत्र ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। 22 जोड़ा गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं, मतलब ये मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या होते हैं? ये मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकते। ये जो ऑटोसोम क्रोमोसोम के जो जीन हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा पाएंगे, है ना। ये इंसान की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। 22 जोड़ा ऑटोसोम क्रोमोसोम पाए जाते हैं और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, लैंगिक क्रोमोसोम, लैंगिक गुणसूत्र पाया जाएगा। ये जो एक जोड़ा लैंगिक क्रोमोसोम है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन को पहुंचाने का, गुण को पहुंचाने का काम करता है। तो हमने जाना ह्यूमन में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े के रूप में, 22 जोड़ा ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अन्य जीव की, जैसे ह्यूमन को छोड़ करके यदि हम बात करें मंकी की, तो मंकी में 42 गुणसूत्र पाया जाता है, चिंपांजी में 48 गुणसूत्र पाया जाता है। तो एक हम पादप मैंने ले लिया है, यहाँ पर एक पादप ले लिया है, ओराइजा सटाइवा, राइस, है ना, ओराइजा सटाइवा, इसमें गुणसूत्र पाया जाता है 24। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिया है। और भी आप बाकी जीवों का, अन्य प्रकार के पादपों का गुणसूत्र का यदि आप देखेंगे, पुस्तकों में खोज करेंगे तो उनकी गुणसूत्र की संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो एक ही जाति के गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और अलग अलग जातियों में अगर जाएंगे तो उनके गुणसूत्र की संख्या भी अलग अलग होगी, ठीक है ना। अब हम गुणसूत्र के साइज और शेप एंड साइज, आकृति आकार के बारे में जानते हैं, साइज के बारे में, आमाप के बारे में। तो सामान्यतः अगर हम देखते हैं गुणसूत्र को तो यह हमको डंबलाकार दिखाई देता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं डायग्राम में, सामान्यतः यह डंबलाकार दिखाई देता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक होती है। इसकी चौड़ाई 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक इसकी चौड़ाई होती है। तो इन सारी बातों को आपको नोट करना है, अच्छे से याद रखना है। इसके पश्चात हम सबसे महत्वपूर्ण चीज हम क्रोमोसोम की आंतरिक संरचना, बाहरी संरचना के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।
तो अब हम बात करते हैं गुणसूत्र के स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना की। गुणसूत्र के संरचना के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और सारी बातों को आपको नोट करना है। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, सबसे पहली बात तो हम इसका जब आकार पढ़े तो कैसा दिखता है, वो डंबल आकार। आप देख सकते हैं इस तरह का ये होता है, ये डंबल आकार होता है। मैंने यहाँ पर भी एक चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से हम समझने वाले हैं कि ये जो गुणसूत्र है, आप इसे देख सकते हैं, ये वाला गुणसूत्र को देख सकते हैं, ये गुणसूत्र का डायग्राम है, इसकी संरचना है। तो गुणसूत्र में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम कि इसमें दो क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये एक सेट वाला गुणसूत्र है। यदि हम दो सेट वाला गुणसूत्र करेंगे तो कैसा होगा, ये इसमें ऐसे दो सेट पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक सेट वाला गुणसूत्र है। तो देखिए हम एक सेट से ही समझने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इस साइड का जो भुजा दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। क्या कहेंगे, क्रोमेटिड्स, ठीक है। इसे भी क्रोमेटिड्स कहेंगे। दो भुजा पाए जा रहे हैं ना, जो भुजाएं दिख रही हैं आपको, उनको क्या बोला जाएगा, क्रोमेटिड्स बोला जाएगा। और इन क्रोमेटिड्स के अंदर में आपको टेढ़े मेढ़े धागे नुमा संरचना दिख रही होगी, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स। क्या कहते हैं, क्रोमोमियर, इसे हम कहते हैं क्रोमोमियर। और दोनों भुजाओं को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये गोला, ठीक है ना। दोनों भुजाओं को जो सेंटर है वो जोड़ने का काम कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर। क्या कहलाएगा, ये सेंट्रोमियर कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो अंदर में क्रोमेटिड्स में आपको अंदर में क्रोमोमियर्स दिख रहे हैं, ये क्रोमोमियर्स में क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, है ना। जीन पाए जाते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पर जीन पाए जाते हैं, कहने का मतलब ये कि यहाँ पर डीएनए पाया जाता है ना। क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम क्या होता है, यहाँ पर डीएनए पाया जाता है। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, केंद्रक वाला में हम पढ़े थे कि किसी भी क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए और प्रोटीन मिलकर के ही क्या बनाते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बीच में जोड़ने का काम कौन करेगा, दोनों भुजाओं को सेंट्रोमियर करेगा। तो इसके अलावा आप इस डायग्राम में आ जाइए, है ना। इसके अलावा आप यहाँ डायग्राम में आ जाइए। तो यहाँ पर मैंने इससे कुछ अलग सा बनाया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको प्राइमरी, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहला चीज यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, देखिए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन के द्वारा क्या होता है, कोई भी जो डीएनए होता है, ठीक है ना, कोई भी जो डीएनए होगा, ठीक है ना, वो दो भुजाओं में बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये बनाया है ना, क्या बनाया मैंने, यहाँ पर क्रोमेटिन जाल बनाया हो, ठीक है, क्रोमेटिन जाल है ये। अब ये क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम बनेगा तो यहाँ पर दो भुजाओं का होना जरूरी है, जैसे यहाँ और यहाँ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ये बीच में क्या हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में ऐसे सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या बन जाएगा, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भुजा में बन गए, दो भुजा बन गया। इसके अलावा ये और एक क्रोमोसोम में बदल जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, द्वितीय संकीर्णन होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर होना चाहिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेंट्रोमियर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक क्रोमोसोम बना। अब देखिए ये वाला अलग हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बीच में तीसरा तृतीयक संकीर्णन होगा। तो यहाँ पर ये दो भुजा में बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये सेंट्रोमियर में बदल जाएगा, सेंट्रोमियर में ये बदल जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को दिखा रहा है, और ये वाला क्या दिखा रहा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये आपको क्या दिखा रहा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन जाल पाए जाते हैं।
ये क्रोमेटिन जाल को अगर हम जब देखते हैं, जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है, जब ना कोशिका का विभाजन हो रहा होता है, तो हम कब देखते हैं? मेटाफेज और एनाफेज, मेटाफेज और एनाफेज की जो प्रावस्था होती है कोशिका विभाजन के समय की, उस समय गुणसूत्र या क्रोमेटिन जाल है ना, गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल क्या होते हैं? बहुत ही संघनित हो जाते हैं। उन संघनित मोटे छड़नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये धागे को जब आप निकालेंगे तो ये धागा क्या में दिखेगा, किस रूप में दिखेगा? इस तरह का गुणसूत्र के रूप में दिखेगा। ठीक है ना। तो इसके पश्चात हम जानेंगे कि गुणसूत्र इस सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ना, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर कितने तरह के पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब ये सेंट्रोमियर की स्थिति है ना, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रोमोसोम के प्रकार यहां पर जानेंगे। क्रोमोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। किसके आधार पर? सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ना, बेस्ड ऑन, यहां पर क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, किसके आधार पर? सेंट्रोमियर की स्थिति, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। ठीक है। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्रोमोसोम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो 4 प्रकार में से पहला प्रकार कौन है? मेटासेंट्रिक। कौन सा क्रोमोसोम? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहां पर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं। यहां मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? जहां पर जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं के एकदम बीच में है ना, जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर, वो सेंट्रोमियर क्या होना चाहिए? दोनों भुजाओं के बीचों बीच में होना। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है ये। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? बीच में जब सेंट्रोमियर पाया जाएगा, दोनों भुजाएं समान होंगी, तब उसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूं आपको क्या है? सब मेटासेंट्रिक। क्या है दूसरा क्या है? सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है, ये इसमें क्या होती है? एक भुजा के थोड़ा सा दूर की ओर होगी। ठीक है ना। ये मतलब कहने का मतलब कि एक भुजा क्या हो जाती है? थोड़ी छोटी हो जाती है और एक भुजा लंबी हो जाती है। एक भुजा, देखिए यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये भुजा इतनी बड़ी है तो ये भुजा इतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर सेंट्रोमियर क्या पाया जाता है? बीच में पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक भुजा छोटी होगी और एक भुजा लंबी होगी। ठीक है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। इसके अलावा तीसरा क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये जो प्रकार होता है, इसमें एक भुजा बहुत ही छोटी और एक भुजा बहुत लंबी होती है। ठीक है ना। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम को बताया गया है कि एक भुजा बहुत ही छोटी है और एक भुजा क्या है? बहुत लंबी है। तो इस तरह का क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। चौथा है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्रोमोसोम की शुरुआत है वो किससे होती है? सेंट्रोमियर से होती है ना। यहाँ पर एक ऊपर की भुजा एब्सेंट हो जाएगी, नहीं पाई जाएगी, इसमें सिर्फ एक ही भुजा पाई जाती है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक ही भुजा पाई जाती है, इसकी शुरुआत सेंट्रोमियर से होती है। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसके पश्चात हम जानेंगे कि सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर
की उपस्थिति के आधार पर क्रोमोसोम कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो अब हम जानेंगे यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की उपस्थिति या फिर संख्या के आधार पर, सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर, उसकी उपस्थिति के आधार पर जो क्रोमोसोम है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला प्रकार है मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? मोनोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंट्रोमियर पाया जाएगा। जिस क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर पाया जाएगा उसे हम मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, दूसरा होता है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है ना, डाइसेंट्रिक डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? जिस क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमियर पाए जाएंगे। ठीक है ना, जिस क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमियर पाए जाएंगे उसे हम डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। तीसरा होता है पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम। पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि जिस भी क्रोमोसोम में एक से अधिक, है ना, 1 या 2 से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं उसे हम पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। चौथा में आता है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। एसेंट्रिक क्रोमोसोम, चौथा नंबर में एसेंट्रिक क्रोमोसोम आएगा। एसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब यह है कि जिसमें सेंट्रोमियर की उपस्थिति होगी ही नहीं। ठीक है ना, जिसमें सेंट्रोमियर की उपस्थिति नहीं होगी उसे हम एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है ना, पांचवा में आता है डिफ्यूज्ड। पांचवा में आता है डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम। पांचवा का डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम का मतलब ये कि जिस भी क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है पूरी गुणसूत्र की लंबाई में यदि पाया जाता है ना, सेंट्रोमियर यदि क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में पाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम कहेंगे। तो ये सेंट्रोमियर की उपस्थिति या फिर संख्या के आधार पर गुणसूत्र का प्रकार है। तो आप इसे भी अच्छी तरह से याद करेंगे, याद रखेंगे। तो इसके पश्चात हम गुणसूत्र की आणविक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम जानेंगे गुणसूत्र की आणविक संगठन के बारे में। गुणसूत्र की आणविक संगठन, जो गुणसूत्र होती है वो प्रोटीन की, डीएनए की और आरएनए की बनी हुई होती है, जिसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन 60% उपस्थित होगी और डीएनए यहाँ पर 35% उपस्थित होगी और यहाँ पर आरएनए की 5% उपस्थित होती है ना। प्रत्येक गुणसूत्र किसकी बनी होती है? प्रोटीन की 60%, यहाँ पर डीएनए की 35% और आरएनए की 5% से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन की, तो यहाँ पर विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन कहेंगे? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह का होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पहले भी बताया था वीडियो में, केंद्रक के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। कौन सा प्रकार का होता है? H2A, H2B, H3, H4, H5 या फिर H1 कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर ये H2A, H2B, H3, H4, H5 या H1 कह सकते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन? 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, किसी भी गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ में बाइंड करके न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसा होता है, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी गुणसूत्र में जो यहाँ पर दिख रहा है, ये धागा को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? डीएनए है। ये क्या है? डीएनए का भाग कितना होता है? 35% होता है। तो डीएनए यहाँ क्या होता है? H2A, ठीक है ना, H2A, H2B, H3 और H4, इस तरह के प्रोटीन, इन चारों प्रोटीन के साथ में यहाँ पर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है ना। ये क्या है? प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या करेगा? इस तरह का संरचना का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, इस तरह का यहाँ पर ये निर्माण करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है? डीएनए
जो हिस्टोन प्रोटीन को है जकड़ रहा है, ठीक है। तो आगे जाकर के यहाँ पर एक हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। एक अकेला हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, ये H1 होगा या फिर H5, ठीक है, H1 या फिर H5 होगा। तो इसके पश्चात ये जो डीएनए आएगा फिर आकर के क्या करेगा, यहाँ पर ये 4 हिस्टोन प्रोटीन के साथ में फिर बाइंड करेगा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से बाइंड करेगा। तो करते जाएगा यही क्रिया जारी रहेगी और लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन जाल कहेंगे या फिर क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है ना, जहां पर ये जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में एक संरचना बनाए हुए, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियोसोम के बीच में H1 या H5 यहाँ पर जो मैंने लिखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए, क्या कहेंगे इसे हम, लिंकर डीएनए, ठीक है ना। क्या कहेंगे, ये वाला जो डीएनए यहाँ पर से इतना तक तो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए, और इस वाली संरचना को न्यूक्लियोसोम कहेंगे। लिंकर डीएनए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या है, लिंकर डीएनए, ठीक है ना। ये जो प्रोटीन है इसे हम लिंकर प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, गुणसूत्र की आणविक संरचना में प्रोटीन 60% पाया जाता है, डीएनए 35% और आरएनए 5% यहाँ पर पाई जाती है। और प्रत्येक जो डीएनए होती है वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाइंड करके न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करती है, और यहाँ पर दो न्यूक्लियोसोम के बीच में क्या होती है, लिंकर डीएनए पाई जाती है। तो यही जो संरचना क्या होती है, इसके अंदर में पाई जाती है, ठीक है ना। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर गुणसूत्र के बारे में इतना पता चल गया। इसके बाद हम इसके कार्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए गुणसूत्र के क्या क्या काम होते हैं उसको देखते हैं। तो इसके पश्चात हम जानेंगे कि गुणसूत्र का काम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर पहला काम लिखा है, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। शरीर में जितने भी उपापचयी क्रिया होते हैं उन क्रियाओं का नियंत्रण गुणसूत्र करता है। प्रोटीन के निर्माण से लेकर के जितने भी बड़े बड़े अणु हैं उनको सरल छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य, उसका नियमन किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र के द्वारा होता है। दूसरा में गुणों का F1 से F2 में स्थानांतरण, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा। तीसरा है लक्षणों का निर्धारण, किसी भी जंतु, किसी भी पादप में किसी भी विशेष गुण का निर्धारण उसके विशेष जीन के द्वारा होता है, उसके विशेष जीन की संरचना के आधार पर लक्षणों का निर्धारण होता है। चौथा में न्यूक्लियोलस का निर्माण में, ठीक है ना, केंद्रक के अंदर में जो पाउच होता है, एक तो सबसे बड़ा कण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसका निर्माण करने में भी यह सहायता करता है। पांचवा है वृद्धि का नियमन करने में, किसी भी जीव की वृद्धि करने के लिए एक विशेष जीन पाया जाएगा, वह विशेष जीन के वजह से किसी भी जीव की कोशिका में वृद्धि होगी, उसके शरीर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इन सारी कार्य किसके द्वारा होता है, ये सारी कार्य गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो आप सारी बातों को, गुणसूत्र से संबंधित सारी बातों को आपको याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना के रखना है, स्वाध्याय करते रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।